अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात ओनली ऑन कैपिटल टीवी। मैं हूं बीनर सलीम और मेरे साथ मौजूद है रजा रूमी। आज बहुत ही मसरूफ दिन रहा खबरों के हवाले से पाकिस्तान का। आज मुझे अपने सहाफ़ी होने पर अफसोस भी हुआ, शर्म भी आई। शर्म किस बात पर आई वो मैं आपको बताऊंगी। ज़ाहिर सी बात है, लाहौर में कुछ ऐसा वाक़या हुआ जिसके ऊपर मुझे काफ़ी शर्मिंदगी हुई अपने आप को एक सहाफ़ी कहते हुए। अफसोस क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप हमारा टेलीफोन नंबर लिख लीजिए 051844622। रिपीट कर देती हूँ 051844622। सीधी बात के नाम से हमारा स्काइप ID है। अपने हेडफोन्स लगाइए, अपने कैमरा ऑन कीजिए और आप हमसे स्काइप के जरिए वीडियो कॉल कर सकते हैं। रजा रूमी, अब मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी क्योंकि इन लोगों से मैंने तमाम तर मामला डिस्कस करनी है जो ज़रूरी है ऑडियंस के लिए। आज का शो आप जानते हैं कि हमने किसी और टॉपिक, किसी और इशू से स्टार्ट करना था। आज काफ़ी ज़्यादा खबरें नज़रों में रहीं और हम काफ़ी देर तक उनके ऊपर डिस्कशन भी करते रहे, लेकिन ताज़ा तरीन जो सूरत हाल 9 बजे के करीब देखने में आई कि हमारे कॉलीग्स, इसलिए कॉलीग्स कह रही हूँ क्योंकि एक्सप्रेस न्यूज़ एक टीवी चैनल कराची में उनकी OB वैन, यानी जिसको DSNG भी कहा जाता है, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग की एक जो वैन होती है जिससे लाइव कनेक्ट करते हैं, उस पर हमला किया जाता है और उसमें मौजूद 3 जो सहाफ़ी हैं, एक इलेक्ट्रिशियन, एक गार्ड और एक ड्राइवर, वो मौके पर ही जो है वो जाबाक हो जाते हैं। कहा जाए मेरी नज़र में वो शहीद है। दहशतगर्दों ने उन पर हमला किया। टेक्नीशियन थे, गार्ड था और एक ड्राइवर था। 2-3 गोलियां हर एक को लगी, डायरेक्ट सीने पर लगी, कंधे पर लगी। कराची का ये वाक़या मैं आपको बता रही हूँ। एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम के साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फिलहाल ये वाक़या तो एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम के साथ पेश आया, लेकिन देखा जाए तो ये सहाफ़त के ऊपर एक बहुत बड़ा वार है जिसको मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए कंडेम करती हूँ। इसकी जितनी और जिस हद तक मजम्मत की जाए ये कम है। रजा रूमी, कब तक पाकिस्तान में ऐसा होता रहेगा? कब तक पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए एक साज़गार मुल्क नहीं रहेगा? देखिए, बात यह है कि जैसे आपने कहा, ये एक्सप्रेस के ऊपर पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी उनकी बिल्डिंग के ऊपर फायरिंग हो चुकी है कराची में और उनको मुतअद्दद धमकियों के फ़ोन भी आए उनके दूसरे ब्यूरोज़ को। और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि अब मीडिया जो है, पहले पाकिस्तान की तारीख़ में मीडिया जो था वो रियासती जबर का शिकार था। रियासत तरह तरह की उसके ऊपर पाबंदियां लगाती थी, सेंसरशिप करती थी, लाइसेंस कैंसिल कर देती थी, डिक्लेरेशन कैंसिल कर देती थी, अंदर कर देती थी सहाफ़ियों को। आप पड़े कोड़े लगे सहाफ़ियों को के साथ, क्या क्या नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो गैर रियासती ताकत के मरकज़ हैं पाकिस्तान में, उनमें सियासी पार्टीज भी शामिल हैं, चंद एक, उनमें दहशतगर्द भी शामिल हैं, उनमें दीगर लोग भी शामिल हैं। उन्होंने जो है अब मीडिया की आज़ादी की स्पेस तंग हो रही है। और ये जो हमला है, ये 3 जो हमारे भाई, खुदा इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और हम उनके ख़ानदान, उनके बच्चे, उनके अजीज़ व अकारिब से बिल्कुल अफसोस करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई मज़मूम वाक़या है कि आप उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और ये गरीब बेकसूर लोग, उनको टारगेट करने से, उनको मारने से किसका क्या भला होगा? ये कौन सी बहादुरी है? ये कौन सी जवामर्दी है? ये कौन सा जिहाद है? ये कौन सा, मतलब ये सेंसलेस बात है, जिसे अहमकों वाली बात है। बहरहाल, तो कमिंग बैक टू उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है अब कि सहाफ़ी जो है वो डरते हैं। अब ये टीवी चैनल्स भी, हम बेशमूल हम, यकीनन कहीं ना कहीं से वो खौफ का एक साया तो आएगा ना। जैसे पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में ये खौफ आ चुका है, सरायत हो चुका है। मीडिया एक बहुत हद तक बोल्ड अपना एक्सप्रेशन, उसमें स्पेस है आज पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हर किसी को चैलेंज करने की, वो कम होती जाएगी। और ये मुल्क की जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान के माशरे के लिए अच्छा नहीं है, ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। और आपने जो कहा ये कब तक होता रहेगा, ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक रियासत पाकिस्तान ये फैसला कर लेगी कि पाकिस्तान में हुक्मरानी किसकी होगी, रियासती इदारों की होगी, आइन की होगी, या गैर आइनी गैर रियासती जो कैरेक्टर्स हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो माफियाज हैं, ये उनकी यहाँ पे अजादारी होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान तो फिर बिल्कुल सोमालिया और इस तरह के अफ्रीकी मुल्कों की तरह बन जाएगा, जहाँ पे जो ग्रुप आएगा वो आपको मार देगा। आप जानते हैं, आप गवाह हैं इस चीज के
اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ ہم بہت سوچتے ہیں کہ کچھ پازیٹیو خبر نکالیں, ہم بہت سوچتے ہیں کہ کچھ ڈفرنٹ, لیکن گھوم پھر کر پھر وہی امن و امان کی صورتحال, گھوم پھر کر وہی دہشت گردوں کے خلاف بات, گھوم پھر کر وہی ایک بات کہ کب تک ہماری ریاست, کب تک ہماری حکومت صرف یہی کہتی رہے گی کہ ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کر لیتے ہیں. مذاکرات اب اس کا حل نظر نہیں آتا کیونکہ انسانوں کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. کیا پولیٹیشنز, کیا صحافی اپنی خبر لینے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. بہت مشکل زندگی ہوتی ہے ایک صحافی کی, اور صحافی بہت ہی بے ضرر, بہت ہی غریب لوگ ہیں, اور اس کے باوجود ان کو اس طرح سے نشانہ بنایا جاتا ہے. میری زبان جو ہے, الفاظ جو ہیں وہ نہیں نکل رہے ہیں. صرف اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں اس کی مذمت کرتی ہوں. ایکسپریس کے جو میرے کولیگز ہیں جن کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ پیش آئے, ان کی فیملیز کو میں صرف یہی کہوں گی کہ آپ کا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا, لیکن ہم اس دکھ اور اس مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ایکسپریس نیوز کے جو مالکان ہیں سلطان لکھانی صاحب کو, ان کو میں ہارٹیسٹ جو ہے کانڈولنس دوں گی کہ ہم بہت افسردہ ہیں اس پوری صورتحال پر. خیر جی, آگے بڑھنا ہے, کیا کریں, دا شو مسٹ گو آن. لیکن اس سے پہلے کچھ لائیو کالرز ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے, کیا کہیں گے؟ میں عزیز بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عزیز بھائی. بہت افسوس ہوا ہے یہ جو خبر ہے کہ جی آپ گاڑی پہ حملہ کر دیا. دہشت گرد تو اس ملک میں اور جگہ جگہ گھوم رہے ہیں. دہشت گردی کے بھی بہت سارے واقعات ہیں جو کہ کسی طریقے سے بھی لوگوں کو پریشان. میں ایک بہت بیمار آدمی ہوں, بہت پریشان آدمی ہوں, اور اپنے مقصد ہے کہ باتھ روم بھی نہیں جا سکتا, میں پریشان ہوں. میرے پی ٹی سی ایل سے پینشن کا کیس تھا جی, تو وہ مقصد ہے کہ ادارے نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی اور مجھے پینشن نہیں دی, کیونکہ وہ جابر مطلب کہ ان کے پاس پیسہ ہے, وہ ادارہ ہے, بڑا ہے, اس سے وی ایس ایس لیا تھا, وہ بدل گئے, اپنے آپ کو انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. اس کے بعد میں نے بڑی درخواستیں ادارے میں دی, کسی نے کوئی نہیں سنا, اور آج مجھے پینشن بھی نہیں مل رہی جو روٹی کھانے کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے عزیز بھائی, آپ کی بات ہم نے سن لی. اس کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کی آواز جو کنسرنڈ عہدیدار ہے ان تک بھی پہنچ گئی ہے. اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ سیدھی بات کا حصہ بنے. السلام علیکم. السلام علیکم جی فرمائیے, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں محبوب اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی محبوب بھائی فرمائیے. پہلے تو یہ ایکسپریس نیوز پہ جو حملہ ہوا اس کی بڑا افسوس ہے کہ ابھی ایکسپریس والوں پہ بھی حملے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو ہمارے حکومتی لوگ ہیں نا میڈم, یہ صرف مذمت کرتے ہیں. پلیز اس کا جو مذمت کا جو لائن ہے نا, یہاں مت لکھے کہ مذمت کیا اور افسوس کیا. یہ مذمت اور افسوس ہم کرتے ہیں, خیر ہے, لیکن اس کو جو کرنا ہے وہ کرے. یہ حکومت یہ مطلب کہ صرف مذمت کیا, تفتیش ہو رہی ہے. یہ کہانی بہت, میں تقریباً 10 سال سے یہ ٹی وی دیکھ رہا ہوں نا, مذمت کیا, تفتیش ہو رہی ہے, اور یہ کہانی چلتی رہے گی, چلتی رہے گی, چلتی رہے گی, ختم نہیں ہونے والا. ایگریڈ محبوب صاحب, بالکل میں آپ کے ساتھ 100% ایگری کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ. جو حکومتی عناصر ہیں یا جو عہدیدار ہیں وہ صرف ایک مذمتی بیان دے کر اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ سبکدوش ہو جاتے ہیں. میں یہاں پر پرسنلی درخواست اس پلیٹ فارم سے کروں گی حکومت کو کہ کائنڈلی اس کیس کو بھی اور اس جیسے جو دیگر انسیڈنسز ہوئے ہیں جس کے اندر نہتے بے قصور پاکستانیوں کو, چاہے وہ صحافی ہوں, چاہے وہ پولیٹیشن ہو, چاہے وہ عام انسان ہو, جو مارے جاتے ہیں, پلیز کچھ کیجئے, ایکسپلینیشن کال کیجئے, کمیٹیز بنائیے, لڑیے, اینٹ کا جواب پتھر سے دیجئے. ہم نہیں جانتے کہ آپ کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, لیکن پلیز ایڈریس کیجئے. اس طرح سے بے گناہ لوگ نہیں مر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو ڈیفینیٹلی اس بارے میں بات کریں گے کہ آج مجھے ایک صحافی ہونے پر شرمندگی کیوں محسوس ہوئی, کیونکہ آج اسلام آباد سے ملتی جلتی ایک فلم لاہور میں بھی چلی. کامران صاحب اس کے ہیرو تھے, 3rd کلاس ہیرو تھے وہ. مزید کیا اس کی تفصیلات تھیں آپ کو بتاؤں گی, اور اس میں میڈیا کا رول بھی آپ کو بتاؤں گی. مزید ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے میں جس شرمندگی کی بات کری تھی, وقت آ گیا ہے کہ اس کو مزید اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے. رضا رومی صاحب, آپ کو یاد ہے نا یہ کچھ مہینوں پہلے اسلام آباد میں ہی, ہمارے ادھر پڑوس میں یہ ایک فلم چلی تھی سکندر نامی شخص کی. 6 گھنٹے کی ایک پکچر تھی. آج اس کا B پارٹ ریلیز ہوا. وہ جو پارٹ تھا وہ لاہور میں فلمایا گیا. ایک پاگل شخص, ناکام عاشق, بلکہ 3rd گریڈ کا عاشق, کامران جس کا نام ہے, کن پٹی پر بندوق رکھ کے لاہور میں ایک امپورٹنٹ شاہراہ پر کھڑا ہو گیا یہ کہتے ہوئے کہ عشق میں ناکامی ہوئی ہے, لہٰذا میں اپنے آپ کو گولی سے اڑا لوں گا. فرق صرف یہ تھا کہ
चंद मिनटों के अंदर, मतलब तकरीबन 1 घंटा मैक्सिमम अगर देखा जाए तो उसका जो है ना ड्रॉप सीन हो गया इस पूरे मामले का। सिकंदर का वाकया देख लीजिए या फिर इस कामरान का वाकया देख लीजिए। मीडिया का उसमें रोल ये रहा जिस वजह से मुझे बहुत अफसुर्दगी, बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि आज भी तमाम टेलीविजन चैनल्स ने उसे फुल कवरेज दी, उसके शॉर्ट्स यानी साउंड बाइट्स चलाए जिसके अंदर वो ऑल फॉल बक रहा था क्योंकि वो नशे में था, वो ड्रंक था, और ड्रंक आदमी से आप किसी भी प्रॉपर मुहज्जब गुफ्तगू की तवक्को नहीं करते। देखिए, आपने ये जो है बात ना मीडिया बदला, ना इंतजामिया बदली, ना वाकया बदला, सिर्फ बदली तो लोकेशन। इस्लामाबाद के बजाय लोकेशन बन गई लाहौर। अब आप कमेंट कीजिए। अच्छा, आपने तो पूरी चार्ट शीट उसको दे दी। देखिए, पहली तो ये बात है कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आपने ये जो उसको बोल दिया बेचारे को कि नाकाम आशिक, 3rd ग्रेड आशिक। देखिए, आशिक होता है, उसकी कोई क्लास खुदा का वास्ता रज़ा रूमी, मेरे बात को इसलिए मैं कह रही हूँ 3rd ग्रेड आशिक पाकिस्तानियों का मसला ये है, उसकी जेब में से 250 रुपए बराबर हुए। लेकिन देखो ना, पल्ले पैसे नहीं है, लेकिन आशिक नंबर 1 हूँ। देखो अब इसमें 2 बातें आ गई। एक है मीडिया की जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी की बात, जो कि मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मीडिया ने फिर वही गैर जिम्मेदाराना उसको कवरेज, उसके ऊपर अटेंशन, डायलॉग बाजी, इंडियन फिल्मों के डायलॉग लगा रहे हैं, अमिताभ और शाहरुख खान की पिक्चरों के डायलॉग्स लगा दिए कि इससे बड़ा हीरो कोई नहीं हो सकता। मगर इंसानी बुनियादों के ऊपर, इंसानियत के तकाजे में आप उस टूटे हुए दिल वाले जो लड़का है उसके भी सोचिए ना कि ये खबर जो है, ये इस तरह की खबर रेजोनेट तो करती है लोगों के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के लाखों करोड़ों जो है आशिक होते हैं। कईयों के दिल टूटे होते हैं, कईयों के नहीं होते। लेकिन मेरे ख्याल से ये बात वहीं पे आती है कि आपने जो बातें कही कि ना इंतजामिया बदली ना मीडिया बदला, इसका ये मतलब है कि हम शायद कासिर होते जा रहे हैं अपनी गलतियों से कुछ सबक सीखने से, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो और शोबे हों जिंदगी के। सिर्फ देखिए रज़ा रूमी साहब, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बहुत है, ठीक है, रोटी नहीं मिलती लेकिन पिस्तौल हर जगह आपको मिल जाती है। इस फैक्ट से आप एग्री करते हैं? पिस्तौल साहब लेकर आ गए कामरान साहब, ठीक है। अब पुलिस का वही तरीकाकार, बेशक पुलिस ने इस बार जल्दी काबू पा लिया, नहीं तो 5-6 घंटे की पिक्चर तो तय थी, जल्दी काबू पा लिया, लेकिन इस दफा भी कोई जदीद असला नहीं था। वही पुलिस इंतजार कर रही है, वही देख रही है कि ड्रंक है, कब अपने होश खोता है, कब हम उसको दबोचते हैं। और यही हुआ, एक कांस्टेबल ने उसको दबोचा और उसने फायर खोले। अगर वही फिर सवाल, वही रिपीट टेलीकास्ट का बग लगा के वही शो चला दीजिए कि वही अगर फायर किसी को लग जाता, किसी पुलिस वाले को, तो पहले ही मुजरिम है वो, इसलिए क्योंकि शराब शरीयत में हराम है, आईने पाकिस्तान के खिलाफ है। मुजरिम है वो, खुदकुशी की कोशिश कर रहा है, शरीयत के भी खिलाफ है, आईने पाकिस्तान के भी खिलाफ है। और अगर गोली लग जाती तो कातिल भी हो जाता। फरमाइए। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात तो सही है जो आप बात भाई कमाल करते हैं रज़ा रूमी, आपकी हंसी निकल रही है भाई। ये आप फुटेज, ये मनाजर देखिए, लाहौर में किस तरह से दहशत फैली हुई थी वहां पर, और आपकी हंसी बंद नहीं हो रही। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैं लतीफा सुना रही हूँ आपको। नहीं, लतीफा नहीं आप सुना रही, मतलब यही बात है कि अब पुलिस भी क्या करे। देखिए, पुलिस के भी तो कंस्ट्रेंट्स हैं। जाहिर बात है कि ये केस ऐसा है, जैसे आपने कहा कि अगर वो गोली से चल जाए, कोई मर जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो फिर पुलिस के ऊपर एक पूरी तनकीद की बराज, उनकी इंक्वायरियाँ, उनकी पकड़ धकड़। मसला ये है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी नहीं है क्राइसिस सिचुएशन से डील करने की। क्राइसिस मैनेजमेंट जो है, चाहे वो पुलिस में या दीगर सिविलियन इंस्टीट्यूशंस में, अब बाकायदा एक साइंस बन चुकी है। उसके प्रोटोकॉल्स हैं, उसके SOPs हैं कि आपने इस हालत में क्या करना है। अब ये दूसरा वाक़या हो रहा है, मेरे ख्याल से ये वक्त आ गया कि पाकिस्तान की पुलिस को और दीगर जो इदारे हैं उनको सोने पे सुहागा यही कि हमारे बरादरी के एक जर्नलिस्ट ने, हमारी बरादरी के इसलिए क्योंकि हम भी जर्नलिस्ट बरादरी में आते हैं, सवाल पूछ लिया, आपका भाई आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? अब आप मुझे ये बताइए, फिर हंस रहे हो रज़ा रूमी, मुझे शर्म आ रही है आज अपने आप को एक सहाफ़ी कहते हुए। क्या वो पॉलिटिशियन है जो उससे आगे का लाहे अमल पूछ रहे हो? शराब के नशे में वो बंदा चूर है और आप उससे आइंदा का लाहे अमल पूछ रहे हैं। देखिए, ये हंसी जो थी, ये बहुत ही जिसे कहते हैं दिल जली हंसी थी। उसकी वजह ये है कि पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो ये वाली वो बात है कि हमारे यहाँ तो इंटरव्यूइंग का और मीडिया के अंदर ट्रेनिंग का भी बदकिस्मती से बहुत बड़ा मसला है। मसलन आपने देखा होगा कि कई दहशतगर्दी का वाक़या हो गया या कोई मर गया, तो वो जाके माइक लेके जाते हैं, जिसका कोई बच्चा या शौहर या भाई बहन उसे खो गया हो। आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
भाई जाहिर बात है वो तबाह हाल हो चुका है, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। आप उसके मुंह में माइक ले जाकर आप पूछे आप कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरा ये कि आप लोगों को वो हमारे यहाँ दिखाया जाता है कि वो रो रहे हैं, उनके जो पर्सनल प्राइवेट जज्बात होते हैं वो उनकी तशहीर होती है। देखिए मेरे डिप्रेशन की एक और वजह भी है जरूर, वो ये है कि कामरान जैसे लोग हकीकत है, सिकंदर जैसे लोग हकीकत हैं हमारे मुआशरे का, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों को मिलाकर ही एक मुआशरा बनता है। कब हम ये सोचेंगे कि ऐसे लोगों को यानी इस मुआशरे को नेशनली डील किया जाए, कब हमारी पुलिस उसको प्रॉपर तरीके से डिसआर्म करने का सोचती बजाय इसके कि इंतजार करती कि वो नशे में झूमे और यहाँ पिस्तौल गिरे, यहाँ हवाई फायर हो और फिर उसको दबोचे। कब हमारी रियासत इसको नेशनली डील करने में कामयाब हो पाएगी? नहीं तो ऐसे तो 100 आशिक पड़े। नहीं, वही मैं जो आपसे बात कह रहा था क्राइसिस मैनेजमेंट की और ट्रेनिंग की कि पुलिस के अंदर भी इस तरह की सिचुएशन से निपटने का वो आए तरीका। और पहले सिकंदर के वाक़े में तो मीडिया हैंडलिंग का भी हमने देखा कि उस वक्त मीडिया हैंडलिंग ठीक नहीं हो रही थी, बिकॉज ये कि मीडिया भी अपनी लाइंस क्रॉस कर रहा था और बाद में इंटीरियर मिनिस्टर ने और दीगर ने कहा कि जी मीडिया की वजह से हम नहीं कार्रवाई कर सके, जो कि एक मुकम्मल आर्ग्यूमेंट नहीं है। मैं उससे मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक नहीं करता, वो एक एक्सक्यूज भी बन जाता है, मगर मीडिया हैंडलिंग भी नहीं है ना, क्योंकि आप देखें दुनिया भर में ऐसी जगह जो होती हैं वो सील हो जाती हैं, आप मीडिया को रिमूव कर देते हैं एक हद तक सीन से ताकि आपके पास वो स्पेस रहे अपने एक्शन करने की। अब यहाँ पे कैमरों की रोशनी में, कैमरों की लाइट्स में कौन सी पुलिस जो है वो एक्ट करेगी? तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक मसला बनता जा रहा है पाकिस्तान में। मीडिया की आज़ादी, जो मीडिया का जो रोल है, जो एक्सपेंशन हुई है, उससे बाकी तबकात या बाकी इंस्टीट्यूशंस कैसे डील करते हैं वो भी एक अभी तय होना बाकी है। चलें जी, लाइव कॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अमजद यूसुफ बोल रहा हूँ जी, एक अखबार का चीफ एडिटर हूँ, हमारे सहाफियों का एक तंजीम है, उसका चेयरमैन भी हूँ, मीडिया प्रोफेशनल एसोसिएशन का। मैंने बात करनी थी, एक तो एक्सप्रेस न्यूज पे हमारे साथियों पे जो हमला हुआ है कराची में वो काबिल मजम्मत है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमको चुन चुन के जो है मार रहे हैं और हम जो है इस तरह देते हैं। दूसरी बात ये है कि हम एक कामरान साहब का जो मसला है, हम जरा थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रहे हैं, इसको जो है मतलब है कि जरा ज्यादा कवरेज हम दे रहे हैं, जिस तरह हमने सिकंदर को दिया था। तो हम कोई अच्छी खबरें अगर लोगों को दिखाएं तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। और बेहतर ये है कि हम लोगों को एंटरटेन भी कर दे, जिस तरह मतलब है कि सारा दिन जो है कामरान और सिकंदर का ड्रामा चलता रहा, तो खुदारा इन लोगों पर थोड़ा सा रहम भी हमें करना चाहिए। मीडिया का जो बहुत अच्छा किरदार है, और ये मैंने कहना था। ठीक है खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी राय शामिल आ चुकी है। मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा था और हर दिन मेरी यही कोशिश होती है कि हम कोई पॉजिटिव खबर ही लाएं, लेकिन क्या करें, चैनल्स ने दिखाया कामरान को तो आज मुझे अपने शो में भी बात करनी पड़ी। नहीं दिखाएंगे तो नहीं बात करूंगी, नहीं बात करूंगी अगर तो आप ही लोग नहीं देखेंगे। खैर जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, खालिद परवेज अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। जी खालिद साहब फरमाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मीडिया है वो बहुत सारे छोटे छोटे वाकयात को बहुत बड़ा बना देता है, और ये 18 करोड़ की आबादी है। अब आप देखिए कि कितने लोग के मुकदमात कोर्ट्स में चल रहे हैं और कितने लोग ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन वो बात यह है कि एक आदमी को आप लेकर सारा दिन उसको रिपीट करते रहते हैं। कोर्ट है, उसका काम है, और जो इस्तगासा है उसका काम है कि वो क्या करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं इनको आप इतना प्रोलॉन्ग कर देते हैं। इसके अलावा कोई अगर आप मालूमाती प्रोग्राम पेश करें कोई बच्चों के लिए, कोई बच्चे भी देखें, बच्चे ये ऐसे प्रोग्राम देखते हैं तो उन पर बहुत बुरा असर होता है। जी जी, बहुत सही आपने फरमाया खालिद परवेज साहब, लेकिन बच्चों को कहाँ बंद करेंगे? एक चैनल के ऊपर अच्छा प्रोग्राम चल जाए, दूसरे पे चल जाए, तमाम चैनल्स पर तो एक जैसा कंटेंट नहीं चल सकता ना। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग भी मुझे समझ नहीं आती क्या। बस यही रजा रूमी यही कहा था ना, गंद आएगा किस पर? मीडिया पर आएगा, मीडिया पर ही गंद आएगा। बात करो तब फंसते हैं, बात ना करो तब फंसते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए और इधर स्टूडियो में डायरेक्ट लाइव बात कीजिए। जी वालेकुम सलाम, टीवी का वॉल्यूम बंद है। जी फरमाइए। फिर दिनेश, मैं आपको जानता हूँ उस वक्त से जब आप वो पीसीबी में जूती की सीखती थी, और आप जो
कितनी हाई मॉरल ग्राउंड लेती हैं, और ये जो रजा रूमी साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, ये जो शिया मसलक को हाईलाइट करते हैं। जी जी, एक वाक़े को लेके आप उसको इतना हाईलाइट करते हैं जिसमें हमारी पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। किस वाक़े की बात करें जनाब? आपकी जो स्पेशली बीनिश, आपकी जो लहजा और जो आपकी गुफ्तगू का तरीका है वो इंतहाई। नदीम साहब, भाई मेरे लहजे को छोड़िए, कोई मसला है, कोई सवाल है तो वो बताइए। करंट इशू के हिसाब से मेरे लहजे से पाकिस्तान का ना कोई भला हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है। आप पूछना क्या चाह रहे हैं वो बात कीजिए। तो आपकी जो लहजा है वो इंतहाई तहज़ीब अमेज़ है, और आप काइंडली अपने लहजे को ठीक कीजिए। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं नदीम साहब? कुछ पूछना चाह रहे हैं मुझसे? कोई करंट इशू के हिसाब से पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए। चलिए जी नदाब, अगर आपका मूड ही नहीं है तो आप चैनल चेंज कीजिए भाई, इतने ज्यादा चैनल्स हैं, आपके पास वैरायटी है देखने के लिए। और जहाँ तक आपने बात की कि आप मुझे तब से जानते हैं कि पीसीबी के अंदर मैं अपने जो है क्या कहते हैं जूते घसीट छोड़ती थी, तो मैं एक रिपोर्टर थी, मुझे उस पर फख्र है। और आज फिर मैं वही बात करूंगी, जिन रिपोर्टर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिन जर्नलिस्टों के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो इसी तरह जूते घसीट कर स्टोरीज निकालते हैं अपने चैनल्स के लिए। ये बेजरर लोग होते हैं। खैर जी, एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी डिस्कशन का सिलसिला जारी है। रजा रूमी, इससे पहले कि मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूं, जो कि देन अगेन नॉट अ गुड न्यूज़, एक अच्छी खबर नहीं है। आलमी इदारे सेहत के बारे में मुझे बात करनी है। उन्होंने एक लेटेस्ट उनकी रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट इंकशाफात सामने आए, और पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आप जरा कॉलर्स को कलेक्टिवली एड्रेस कर दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से कॉलर्स की बात जो है वो बिल्कुल उन्होंने अपनी राय दी और उसका हम एहतराम करते हैं। और यकीनन उन्होंने, देखिए, हमें मीडिया के ऊपर जो तनकीद होती है उसको हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हमें ज़ाहिर बात है हमें उसके ऊपर भी मज़ीद इन्फॉर्म करना चाहिए, और जो उसकी मुख्तलिफ बारीकियां हैं या मसाइल जो हैं उनकी निशानदही करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो एक नई इंडस्ट्री है और वो अभी ग्रो कर रही है। उसमें तरह तरह के मसाइल भी आते हैं, उसका कोड ऑफ कॉन्डक्ट अभी तरह मुकम्मल तौर पर अग्रीड नहीं है। इसलिए व्यूअर्स का और शहरियों का ये हक है कि वो सवाल करें, लेकिन बाज़ औक़ात ये तनकीद जो होती है ये गैर तामीरी हो जाती है, फिर पर्सनल हो जाती है। जैसे आपको उन्होंने कहा कि आप अपनी झूठियाँ ज्यादा खुश ना हो, मुझे कहा कि जूतियाँ घसीटती थी, आपको भी कहा कि आप शिया मसलक की मुझे उन्होंने कहा कि मैं एक मसलब की नुमाइंदगी करता हूँ। हालांकि मैं कई बार इस प्रोग्राम पे कह भी चुका हूँ कि ये ना हम किसी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, और ये तो पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के रवैये हैं कि अगर आप किसी मसीही बहन भाई के हक में बात कर लें, उनके हकूक़ की, तो आप कहेंगे आप मसीही हैं। अगर आप किसी शिया के कहेंगे जी उनको ना मारो, आप शिया हैं। क्या आप किसी बरेलवी की बात कर लें, आप बरेलवी हैं। या किसी देवबंदी के में आप देवबंदी हैं। इसकी बात नहीं है। आपको हक बात करनी चाहिए, इंसाफ की बात करनी चाहिए, हुकूक की बात, इंसानी हुकूक की बात करनी चाहिए, जो आइन में दर्ज है, इस्लाम की रूह के मुताबिक भी है। तो मेरे ख्याल से मीडिया के अंदर भी जो मसाइल हैं, देखिए रिपोर्टिंग का एक शोबा जो है मीडिया के अंदर, ट्रेनिंग जो है वो उस तरह से नहीं होती। इसीलिए जो आपने कहा था कि हमारे भाई ने वहाँ जाके से सवाल पूछा कि आपका आइंदा का दाया अमल क्या है, ये सवाल, और ये मुझे हंसी भी इसलिए आई क्योंकि ये सवाल जो है बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए लाफेबल क्वेश्चन है। जैसे एज इफ के कामरान नहीं था, बिल गेट्स था सामने, मतलब हाँ, जो भी है, या उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया है कि कह रहे अच्छा बच्चे तुम अब बीए के बाद तुम्हारे आगे क्या इरादे हैं, या सीएसएस के बाद तुम क्या आगे मुल्क की खिदमत करोगे। तो ये ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए। मतलब एक वो उसमें ये ट्रेनिंग की बात होती है। और रिपोर्टर्स जो हैं यकीनन मेरे ख्याल से आज के वाक़े के बाद, ज़मरुद खान ने जिसको बचाया सिकंदर के वाक़े के बाद, मेरे ख्याल से मीडिया के जो चैनल के मैनेजर्स हैं, जो उनके ओनर्स हैं, जो उनके न्यूज़ रूम्स हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि मीडिया में जिम्मेदारी और अच्छी ट्रेनिंग कैसे आए, और वो उसमें हम सब शामिल हैं। देखिए खुद एहतसाबी भी जरूरी है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मगर ये स्लैंडर नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान में जो रुझान बन गया ना कि हर शख्स जो मीडिया पे, टीवी पे, अखबार में जिससे आप इत्तेफाक नहीं करते वो लिफाफा है, ठीक है ना। अगर आपने उसकी बात से इत्तेफाक दी, वो कहते जी ये तो एजेंट है ऐसा ही का, जिसका जो दिल करता है वो सियासतदान कह रही हूँ, खैर सियासतदानों को तो आप कहते ही हैं, आप जर्नलिस्टों को कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं और उनके ऊपर आप उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हैं। और जैसे नदीम साहब हैं, जैसे बहुत से चौधरी मौजूद हैं
जिन्होंने मजे भी लेने हैं, चीजें भी लेने हैं और फिर बाज भी नहीं आना। भाई नहीं करना, अपना कॉल करें, बात किसी और से करते तस्दीक उनकी हो जाती है। मेरे ख्याल से देखो ये तो ट्रेंड जो है ये अभी कल अहमद रजा कसूरी साहब ने, आप ही ने, हम बात कर रहे थे शो से पहले, उन्होंने किसी को कहा तुम लिफाफा जर्नलिस्ट हो। अच्छा, पीटीआई के बहुत सारे जो बच्चे हैं वो उन लोगों को जो इमरान खान पर तनकीद करते हैं हल्की फुल्की भी, उनको भी कहते हैं आप लिफाफा हैं, आप पेड़ हैं। अच्छा, इसी तरह यही आलम रहा है दीगर जमातों का भी कि वहां भी वो जो जर्नलिस्ट उनके जरा सी तनकीद कर दे, देखो जी तो खरीद लिया, बिक गया। बस यही तो मसला है, टीवी पर आ गए, थोड़ी कवरेज मिल गई तो चले जाए। अच्छा, थोड़ी सी आप इंतहा पसंदी के खिलाफ बात करें तो वो कहते हैं तो ये तो पक्का बिका हुआ है, इसको तो अमेरिका ने खरीदा हुआ है या यहूदियों ने खरीदा हुआ है। अगर आप कहें कि जी इंडिया के साथ ताल्लुका ठीक कर दो, मत बॉम्ब फेंको एक दूसरे पर, ट्रेड करो, लोगों की भलाई चाहो, इकोनॉमिक ग्रोथ करो, कोई जी ये एजेंट है, पक्का रौद है। यहाँ पर ये एक ऑब्सेशन बन चुका है इल्जाम तराशी का, और वो मीडिया सहाफियों के ऊपर सबसे ज्यादा की जा रही है। बदकिस्मती से आपने देखा नाजरीन कि आज हमारे एक और चैनल के 3 लोगों ने अपनी जान दे दी, दूसरी बार उन पर हमला हुआ। अब और पाकिस्तान एक वो वाहिद मुल्क है, मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा मुल्क है जहां पर सहाफी सबसे ज्यादा खतरे में है। फाटा में देखिए, बलोचिस्तान में देखिए, कराची में देखिए, दीगर इलाकों में देखिए, सहाफी धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं, अंडर प्रेशर है, चुन टारगेट किया जाता है। तो आप उन्हीं के ऊपर यही एक जगह नहीं है जिसमें पाकिस्तान का जो नंबर है ना जरा टॉप 3 में आता है। हाँ। इसके अलावा एक और भी है भाई, आलमी इदारे सेहत WHO ने कहा है कि दुनिया भर में अब हर जगह पोलियो खत्म हो गया, सिर्फ 3 ममालिक में पोलियो है, जिसमें से पाकिस्तान का जो नाम है वो सरे फहरिस्त है, और पाकिस्तान का जो शहर है पेशावर वो गढ़ है पोलियो केसेस का। सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया रजा रूमी। पेशावर में पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद पोलियो को शिकस्त नहीं हो पाई है। वजह क्या है, कैसे सद्देबाब हो सकता है पोलियो का? देखिए, पोलियो की ये जो रिपोर्ट है ये बहुत तशवीशनाक बात है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का कोई हिस्सा भी हो, पेशावर हो, लाहौर हो, कराची हो, वहां पर अगर एक भी पोलियो का केस डिस्कवर हो तो वो इंतहाई तशवीशनाक बात होती है। हकीकत ये कि पाकिस्तान में इस वक्त 100 के करीब केसेस डिटेक्ट हुए हैं, कोई 70-80 का फिगर आ रहा है, ये बढ़ते जाते हैं। और इनमें से अक्सर वो जगह हैं जहां पर पोलियो के जो कतरे हैं बच्चों को पिलाए नहीं दिए जा रहे। उसमें सरे फहरिस्त फाटा है, KP के चंद इलाके हैं और कराची के चंद इलाके हैं जहां पर पोलियो के जो कारकुन हैं जो काम करते हैं पोलियो के खिलाफ, उनको धमकियां मिलती हैं, उनको मार दिया जाता है। ये बेचारे 50-100 रुपया रोज के अपनी जान हथेली पर रखकर और एक बल्कि इतना बड़ा फरीजा अंजाम दे रहे होते हैं, खवातीन और मर्द, और उनके ऊपर अटैक्स हुए, उनको मार दिया गया, गोलियां बरसाई गई हैं। यानी कि यहाँ पर ये आलम आ गया कि आप हम, और इसके वजह क्या बताई जाती है कि जो डॉक्टर शकील आफरीदी जो है वो अमेरिकी CIA का एजेंट बन गया था और उसने एक फेक कैंपेन स्टार्ट की जिसे CIA ने उसामा बिन लादेन पर इंफॉर्मेशन हासिल कर रही थी। अब भाई बात यह है कि उससे पहले भी पोलियो के खिलाफ एक कैंपेन थी। ये कोई शकील आफरीदी और OBL और अमेरिका की वजह से नहीं है, पाकिस्तान में हमेशा से एक रिएक्शन रहा है चंद एक दाएं बाजू की कुव्वतों से जो ये कतरों को, पोलियो के कतरे और ये वैक्सीनेशंस, साइंसी इजादात, इस तरह के आइडियाज को रेजिस्ट करते हैं। कहते हैं कि ये मगरबी साजिश है। मसलन 1990 में मुझे याद है कि 92 में वो आयोडीन मिला नमक जो है उसकी तशहीर की जाती थी ताकि वो बच्चों के लिए बहुत उनकी नशोनुमा के लिए अच्छा होता है उन इलाकों में जहाँ पे मेल नरिशमेंट है, यानी खुराक नहीं मिलती। उसके ऊपर भी फतवे आ गए कि ये तो जो है इनफर्टाइल करने की एक साजिश है मर्दों को, कि उनकी जो मर्दाना कुव्वत है वो छीनी जा रही है। और वो उसके बाद से वो तकरीबन फ्लॉप होते होते रह गई। चंद इलाकों में तो चली नहीं, फेल हो गई, रेजिस्टेंस हो गई। अब पोलियो के कतरों के ऊपर ये CIA भी आ गया, यहूदी भी आ गया, उन्होंने कहा जी वैक्सीन इंडिया से भी आती है। इस तरह के इल्जाम सब सरासर झूठ। क्योंकि मुझे पिछले 1.5 साल में मौका मिला है पाकिस्तान में जो पोलियो कैंपेन थी उससे मुंसलिक होने का, बहुत नॉट एक्टिवली लेकिन ऑन द साइडलाइंस एज अ जर्नलिस्ट, एज अ कमेंटेटर, एज अ पॉलिसी पर्सन मुझे थोड़ा बहुत आइडिया और मिलने का हाई लेवल के लोगों से हुआ है। और ये सारी बातें गलत हैं। वैक्सीन जो है वो बिल्कुल किसी को इसके कोई नुकसान नहीं है, वैक्सीन बिल्कुल ठीक इंपोर्टेड है और ये सारी की सारे मफरूजे अपने ही बच्चों को अपाहज बनाने के लिए, अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनको तबाह करने के नुस्खे हैं। यहाँ पर जो कप्तान है इमरान खान साहब, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनको मैं बिल्कुल दाद देती हूँ कि आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो पोलियो है वो वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और तालिबान की धमकियों के बावजूद
उन्होंने कहा है, इमरान खान ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो खुद आएंगे सामने और वो पोलियो कैंपेन्स और ये तमाम तरह अवेयरनेस कैंपेन्स देंगे ताकि पोलियो का जिस हद तक सद्देबाब हो सके वो किया जाए। तो बस इसके ऊपर से भी रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ खान साहब से कि इमरान खान साहब, आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली ग्लैड कि आप सामने आए और आपने इसको टेकअप करने का कहा। और डेफिनेटली आपकी एक स्टार पावर है, लोग आपकी तरफ खिंचते हैं, आपकी बात को सुनते हैं। तो अगर आप इसको टेकअप करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि पोलियो जैसे मर्ज से पाकिस्तान भी निजात हासिल कर लेगा। लाइव कॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई मेरे, कौन? जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, काइंडली दोबारा कॉल कीजिए। आगे कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। मेरे ख्याल से कोई लाइन में प्रॉब्लम है, आप दोबारा कॉल कीजिए। मेरे ख्याल से रज़ा, मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ती हूँ, फिर हम बाद में जरा लाइव कॉल लेते हैं। देख लीजिए कि कॉलर हैं तो नहीं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कोई है हमारे साथ? नहीं, चलें जी। आप अगले टॉपिक से पहले मैं चाहता हूँ कि पोलियो पर जरा थोड़ी सी और गुफ्तगू करें। आपने इमरान खान साहब का हवाला दिया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत काबिल सताइश बात है कि इमरान खान साहब ने हालिया हफ्तों में पोलियो की जो कैंपेन है उसका चार्ज संभाल लिया। देखें, इमरान खान साहब एक डूअर आदमी है। उनकी जो सबसे बड़ी वजह है जिस पर लोगों का उन पर एतमाद है, उनके चाहने वालों का, उनके फॉलोअर्स का, वो ये कि उन्होंने कारनामे करके दिखाए। मसलन वर्ल्ड कप की तो बात होती है। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे मेरे ख्याल से बेहतरीन कैंसर का हॉस्पिटल है। लोगों की मदद से बना है, लोगों का ट्रस्ट है और अब वो दूसरा भी शायद बनने का इरादा है। और अभी भी देखिए जितने भी लोग हैं, हत्ता कि मेरी अपनी फैमिली में जो चैरिटी होती है वो उस हॉस्पिटल को जाती है। इमरान खान साहब बिल्कुल एक डूअर हैं। हाँ। उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता, कैंसर हॉस्पिटल भी बुलाया, तब वो एक पॉलिटिशियन नहीं थे, वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी ऐसे काम करना चाहते हैं हम उनको अपनी सपोर्ट देते हैं। उम्मीद मैं ये करती हूँ कि वो पोलियो के नाम पर अब सियासत नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो एक पॉलिटिशियन। हाँ नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरा भी ख्याल वो करेंगे, उनको खुद इस चीज का इदराक है और उन्होंने, और देखिए अगर वो ये करेंगे ये कैंपेन तो आप यकीन जानिए कि पाकिस्तान में बिल्कुल ये कामयाब होगी। मगर इसके साथ साथ एक मुख्तसर सी बात है, वो ये है कि जो लोग पोलियो के वैक्सीनेशन के खिलाफ हैं, जो कुव्वतें बच्चों को महरूम रख रही हैं, उन कुव्वतों को बिल्कुल अपीज नहीं करना चाहिए और उनकी मजम्मत भी करनी चाहिए। इमरान खान साहब को ये दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। चलिए जी, इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं डिस्कस करने वाले, तो वो हम आपको बिल्कुल डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स भी लें अगर हमारी लाइनें वाइनें सब तालमेल उनका बराबर रहा तो। स्टे विद अस। चलिए जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो फाइनल टॉपिक आज के लिए उसकी तरफ मैं बढ़ती हूँ। आज मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का दौरा किया। वहाँ पर कॉन्वोकेशन था। उस दौरे का क्योंकि वक्त कम है और टू द पॉइंट हम बात करना चाहते हैं, सीधी बात है, लुब्बे लुबाब उस दौरे का ये था कि पूरा लाहौर जो है वो सुनसान हो गया, क्योंकि जब शेर निकलते हैं तो सब चीज़ें जो है वो सुनसान हो जाती, रुक जाती है। लेकिन वो अलग बात है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर बाहर निकलते हैं और जब नवाज शरीफ साहब बाहर निकलते हैं तो चीज़ें बंद करवा दी जाती हैं। जानती हूँ कि रज़ा को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी। कॉन्वोकेशन था, वो तलबा जिन्होंने 4 साल वहाँ पर पढ़ाई की, जिनको आज डिग्री मिलनी थी, वो जाहिर सी बात है शेर साहब बाहर GCU की तरफ बढ़ रहे थे अपने काफिले के साथ, तो पूरा लाहौर बंद था, वो नहीं पहुँच पाए। जो जैसे तैसे करके पहुँचे वो नवाज शरीफ साहब के बाद पहुंचे। गेट्स बंद हो गए थे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के, तो वो तलबा जिन्होंने 4 साल दिल और जान मेहनत की वो बाहर थे, गार्ड से रिक्वेस्ट करते रहे प्लीज सानू अंदर जान दो, सादी से डिग्री है, नवाज शरीफ साहब आए ने सानू डिग्री देने वास्ते। लेकिन जो डिग्री थी वो मिल गई नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि वो अंदर मौजूद थे और बहुत से तलबा बाहर मौजूद थे। क्या कहेंगे रज़ा रूमी साहब? देखिए, हुक्मरान जो है वो आवाम के लिए काम करने के लिए होते हैं या फिर आवाम के खादिम होते हैं या फिर वो आवाम के आका होते हैं? नहीं, देखिए ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि जमहूरी तौर पर जो इलेक्टेड हुक्मरान होते हैं वो आवाम के खादिम होते हैं, वो आवाम को जवाबदेह होते हैं और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मगर जो आप बात कह रही हैं ये प्रोटोकॉल की, सिक्योरिटी की, रूट्स की, ट्रैफिक ब्लॉक होने की, गेट्स बंद होने की, देखिए इसकी 2 डायमेंशंस है। एक तो डायमेंशन ये है कि ये पाकिस्तान में बड़ी ही, जिसे कहना चाहिए, वाहियात किस्म की प्रैक्टिस है
کہ آپ نے پورا شہر بند کر دیا, VVIP کر کے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر دیں. چونکہ میں ایسا خود وکٹم رہا ہوں اور میں ابھی آپ کو واقعہ ایک دو بتاؤں گا, تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا رستہ ہے؟ رستہ کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی بھی آپ کو انشور کرنی ہے. کیا خدا نہ خواستہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے الیکٹڈ جو پولیٹیشنز ہیں, جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں, ان کی سیکیورٹی کا اہتمام نہ کیا جائے؟ دیکھیے یہ بھی تو ایک بات ہے نا, ہمیں سوچنا پڑے گا اس کا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب یا کوئی اور وہ عوام کی محبت میں اپنے آپ کو پیش کر دیں دہشت گردوں کے سامنے, تو یہ بھی غلط بات ہے. وی ہیو ٹو کیپ بوتھ دا تھنگس ان پکچر. ٹھیک ہے, اچھا مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے خیال سے اس کا اب ایک حل یہ نکالنا پڑے گا کہ لانگ ٹرم سیکیورٹی جو اس کی طرف ڈیلے ہو رہا ہے, تاخیر ہو رہی ہے, اس کو ترک کرنا پڑے گا. آج کے یہ جو سارے واقعات اور یہ جو میڈیا پہ بھی حملے ہو رہے ہیں, گورنمنٹ کو اب یہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آنکھیں بند کرنا آج وہ جو ہمارے ایکٹنگ CM صاحب ہے حمزہ شہباز شریف صاحب, انہوں نے بھی آج کہیں جانا تھا تو مال روڈ بھی آج پورا دن بند رہا, جیل روڈ بھی پورا دن بند رہا. یہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ ان کی وجہ سے بند رہا؟ بھائی ڈیفینیٹلی VVIP موومنٹ یہاں پہ چل رہی تھی. آپ نے جیسے کہ کہا کہ رپورٹس ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کی سیکیورٹی بہت, اور میں نے کہا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, تو اس میں ویلڈ پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, چاہے نواز شریف ہوں یا کوئی بھی جو بھی پرائم منسٹر ہے, لیکن کیونکہ ابھی نواز شریف صاحب ہے تو ہم انہی کی بات کریں گے, یہ حکمران پاکستان یعنی اپنی عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. تبھی ہر جگہ سے جگہ کارڈن آف کر دی. کرنی تھی کارڈن آف جگہ تو آپ کامران کے ٹائم پر کرتے نا کارڈن آف آپ نے کرنا تھا تو آپ سکندر کے ٹائم پر کرتے جب تھریٹس تھے, لیکن اس دفعہ میں کارڈن آف نہیں کیا, یہاں پہ کارڈن آف کیا. اس کی سمپل سی, میں صرف کرٹیسائز نہیں کروں گی رضا, آپ کو برا منانے کی ضرورت نہیں, میں حل بھی آپ کو بتاتی ہوں. جو فارم ہاؤس ہے نواز شریف صاحب کا, اس کے اندر اتنا بڑا تو ہے کہ 10 کرکٹ گراؤنڈ بن سکتی ہیں. یس اور نو؟ 10 تو مجھے پتا, 1-2 تو ضرور بن سکتی ہیں نا. اس میں اتنی جگہ ہے, ہیلی پیڈ بھی ہے, اپنے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھیے, ٹھیک ہے, پھر اڑیے. گورنمنٹ کالج اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, ایک آدھا گراؤنڈ تو ہوگی نا اس یونیورسٹی میں, اس کے گراؤنڈ پہ ہیلی کاپٹر اتاریے اور پہنچ جائیے. آپ نے وہ تمام اساتذہ کو جو ہے اسٹوڈنٹس کو آپ نے جو ہے پریشان کیا, وہاں پہ جو عام پبلک تھی پریشان کیا. پریشانی کا عالم یہ تھا کہ یہ بھی رپورٹڈ کیس ہے کہ رکشے کے اندر ایک خاتون میٹرنٹی پینز لیتے ہوئے تڑپ رہی تھی کیونکہ شی ہیڈ ٹو گو فار ڈیلیوری. رکشے والا ترلے منتے کرتا رہا کہ بھئی میرے پاس جو سواری بیٹھی ہے وہ اس کو جانے دیجئے. وارڈن نے الٹا اس کا چلان کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ جی مجھے الاؤڈ نہیں ہے, یہ VVIP موومنٹ ہے. لیکن خیر اللہ کا شکر ہے, بچی پیدا ہو گئی, ڈیلیوری ہو گئی, بچی پیدا ہو گئی, اور بعد میں جب اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کے فضل و کرم سے بچی اور جو ماں ہے وہ صحت مند ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کیڑے مکوڑے ہیں. ایسی چیزیں جو نواز شریف صاحب یا جو حکمران ہیں ان کے آس پاس کے, وہ جو کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار, وہ ان کو ٹی وی بھی نہیں دیکھنے دیتے ہوں گے. بھئی آج ٹی وی دیکھ لیا تو موڈ خراب ہو جائے گا. تو انہی شاہ سے وفاداروں سے میں کہوں گی کہ ان کو بتائیے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, ان کی سیکیورٹی بھی ہمارے لیے بڑے محترم ہے, لیکن ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح ٹریٹ نہ کیجیے. ہیلی کاپٹر پہ آپ کہیں سفر کیجیے. جی دیکھیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, میں اس سے تو ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتا اس بات پر کہ یہ جو آپ نے واقعہ بتایا ہے, سب سے پہلے تو خدا کا واقعی شکر ہے کہ کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. مگر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ انسانیت کا سلوک ہے. کیڑے مکوڑوں والی آپ نے بات کی نا, کم از کم پولیس کو, ٹریفک پولیس کو, لاہور کی انتظامیہ کو اب یہ تو دیکھنا چاہیے کہ بھئی آپ اس طرح روڈز کے اوپر جو ہیں لوگوں کو پامال ہونے دیں گے. یہ تو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا. ایمبولنس کو ایکسیپشن ملتی ہے, اگر کوئی بیمار ہے اس کو ایکسیپشن ملتی ہے. یہ خاتون جو حاملہ تھیں, جن کی ڈیلیوری آپ نے بتایا ہونے والی تھی, ان کو بالکل گزرگاہ وہاں سے رستہ ملنا چاہیے تھا, اور ان کو روکنے کا بالکل کوئی جواز نہیں تھا. یہ غیر آئینی ہے, غیر انسانی ہے, اور بالکل یہ آئی تھنک اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بھئی ہم تو ہیں ہی کیڑے مکوڑے, ہمیں ٹریٹ اس لیے کیڑے مکوڑوں کی طرح کیا جاتا ہے. آپ میری سمپل سی بڑی مطلب یہ ہماری منٹالٹی بن چکی ہے کہ جو حکمران ہے نا ان کو مزے پڑ گئے ہیں. ہیلی کاپٹر کا آئیڈیا ڈیفینیٹلی لوگوں کے پاس بھی آیا ہوگا, میرا کوئی اتنا کوئی تیز دماغ تو نہیں چلتا, لیکن کیا ہے کہ عادت ہے. جب تک سائرن والے سکوٹرز اور آگے یہ لمبی قطار گاڑی کی آگے نہیں ہوگی, پیچھے نہیں ہوگی, مال روڈ جیل روڈ بند نہیں ہوگی, تو تب ایسے تھوڑی نا پتہ چلے گا کہ کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی یا کوئی VVIP پرسنالٹی وہاں سے موو کر رہا ہے. میرے خیال سے آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا گا, یہ تو ابھی ہمیں نہیں, فیکٹس کا نہیں پتا,
मगर ये बात ज़रूर है कि ये आइडिया आपका बिल्कुल ठीक है कि बजरिया हेलीकॉप्टर अपनी मूवमेंट करें, शहर की जान छोड़ दें। भैया आखिर जर्नलिस्टों को भी तो इंटरव्यू देते हैं ना हेलीकॉप्टर में। हाँ, नहीं देते, आई नो। हाँ, नहीं वो तो वक्त की कमी या उसको बचाने के लिए होता है। तो लोगों को रास्ता मिले, फैसिलिटेट हो, लोगों का जमहूरी हक है, फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी जो है वो आइन में दर्ज है और उसको नहीं पामाल करना चाहिए। और आई होप कि ये आइंदा से इस तरह की कई चीजें ना हो। मगर मैं आपको जो अपना पर्सनल वाकयात बताया था, एक मिनट में आपसे वो वाकया सुनती हूँ। और ये जो आप कह रहे हैं ना, अल्लाह करे कि कोई मोजज़ा हो कि ऐसा ना हो, लेकिन ये होता रहेगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल से ज्यादा मेंटल है। चाहते हैं लोग कि उनकी मेंटालिटी है कि आगे सायरन वाली लंबी लंबी कतारों की गाड़ियां हो, पीछे हो। खैर मैं जरा लाइव कॉलर्स ले लूँ, एक दो देखती हूँ कि वो क्या कहते हैं, फिर आपसे बात करती हूँ, आपसे वाकया सुनती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। जी मोहम्मद अफजल जी गुजरांवाला से। जी अफजल साहब। मिस बीनेश, आज थोड़ा सा टाइम ना आपका चाहिए, आपका बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम आपका चल रहा है। बहुत शुक्रिया अफजल भाई, लेकिन टाइम ही तो नहीं होता। जी 100% मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि हमारे जितने हुक्मरान हैं वो हमें सिर्फ कीड़े मकोड़े ही समझते हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं उन्हें PhD की डिग्री दे दी जाती है। काश के वो जो चाइना में हमारे वजीर आजम साहब गए थे, उनका वो क्लिप चला देते कि वो जो इधर उधर से पूछ के तकरीरें कर रहे थे, और जो जॉन कैरी या वजीर अपना अमेरिका में जो ओबामा के साथ मीटिंग थी, काश वो अगर सारी अवाम को पता चल जाए कि वो किस तरह हुआ था, तो आज वो PhD की डिग्री जो है वो एक मुंह पे तमाचा की हैसियत रखती है। लेकिन रजा रूमी साहब से मैं स्ट्रिक्टली इख्तलाफ करता हूँ कि वो जो फरमा रहे हैं ना कि ये जमहूरियत है और जमहूरियत का ये तसलसल है। खुदा के वास्ते आज और कल की जो आप दहशत गर्दी की जो वाकयात हो रहे हैं, अभी भी आप इसको जमहूरियत कहते हैं जिसने दहशत गर्दी। ठीक है अफजल साहब, आपकी राय शामिल हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। रजा आप प्लीज इनको एड्रेस कीजिए, बिल्कुल फाइनल हमारे मोमेंट्स हैं। नहीं अफजल साहब ने बात तो देखिए जाहिर बात है कि लोग तंग आए हुए हैं, और जैसे कि आप कह रही थी, लोग ये पूरा जो रवैया है, ये सड़कें बंद हो जाना, नाके और बद इंतजामी, बैड गवर्नेंस, कोई लोगों को सहूलियात का फुकदान, हस्पतालों में जाओ तो दवाई नहीं है, स्कूल में जाओ तो टीचर नहीं है, सड़क पे जाओ तो ट्रैफिक वार्डन नहीं है, घर में आओ तो बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो लोग तंग आए हुए हैं, बिफरे हुए हैं। मगर ये जो चीज़ें हैं ये इस वजह से हम इस नहज पे पहुंचे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है, पाकिस्तान में लोगों की हुक्मरानी नहीं रही। और ये सिर्फ एक टर्म से नहीं आती, आप उस वक्त हुक्मरान बनेंगे कि जब आप इस सिस्टम के अंदर रह के अपनी आवाज़ से हुकूमतों को बदलेंगे, हुक्मरानों को जवाबदेह होने पर मजबूर करेंगे, वगरना पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आएगी। यहाँ पे कोई मसीहा नहीं आने वाला, 3-4 आ चुके और आपके सामने है कि क्या हुआ। चलिए जी, इसी नोट पर आपसे इजाजत चाहेंगे। मंडे को इंशाल्लाह आप लोग बात होगी। मंडे टू फ्राइडे हमारा शो देखना मत भूलिएगा, सीधी बात ओनली ऑन कैपिटल टीवी। और तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करे जो भी हो अच्छा हो। आई होप कि वी ऑल हैव अ वेरी सेफ वीकेंड। खुदा हाफिज़।